तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक चल रहा है वो है बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता टॉपिक कल शुरू हो चुका है, कुछ चीजें बता चुके हैं। देखिए, जिस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, ये कब बना? 1756 में। कब तक रहा? 57। तो इसी के समय से, नवाब सिराजुद्दौला के समय से बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में तनाव की स्थिति या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में जो तनाव की स्थिति है, किसके काल से प्रारंभ हुई? सिराजुद्दौला। अब तनाव के दो कारण थे। पहली चीज तो हमने बताया कि नवाब के शत्रुओं को अंग्रेजों द्वारा शरण दिया जाना। ठीक है, ये आपको पता है कि जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो इसके विरुद्ध विद्रोह शुरू होते हैं। उन विद्रोहियों को ये पराजित करता है, लेकिन वो भाग करके अंग्रेजों के यहाँ शरण लेते हैं। अंग्रेजों ने संरक्षण दिया, इसलिए नवाब के और अंग्रेजों के संबंध बिगड़ गए। ठीक है। दूसरा कारण हमने बताया कि नवाब के मना करने पर भी अंग्रेजों ने अपनी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। ठीक है, तो एक ये कारण था कि नवाब के मना करने पर भी अंग्रेज अपनी बस्तियों को जो है किलेबंद या दुर्गीकरण कर रहे थे। अब इन्हीं कारणों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संबंध बिगड़े। ठीक है, वरना इससे पहले आप देखेंगे अलीवर्दी खां का अंग्रेजों से संबंध ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये दो बड़े कारण थे जिससे बंगाल का नवाब और अंग्रेजों के बीच के जो संबंध थे वो खराब हो गए। और फिर जब सिराजुद्दौला ने अपने शत्रुओं को, जो अंग्रेजों के पास शरण लिए हुए, उन्हें वापसी की मांग की कि हमारे हवाले कर दीजिए, अंग्रेजों ने नहीं दिया, तो वहीं से आप देखेंगे नवाब क्रोधित होता है, गुस्सा में आता है, अंग्रेजी बस्तियों पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। सबसे पहले सिराजुद्दौला ने, आप देखेंगे कि मई 1756 में अंग्रेजी बस्ती कासिम बाजार पर आक्रमण करके यहाँ अधिकार कर लेता है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जून 1756 में नवाब ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। यह अंग्रेजों की शक्ति का केंद्र था, फोर्ट विलियम। जी हाँ हाँ, तो अभी है फोर्ट विलियम वाला। चलिए ठीक है, हाँ, जब आएगा अपने समय पे वो स्थापित होगा। हाँ, अभी ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, और जब आएगा समय तो वो बताया जाएगा। अब हम पहले से कैसे बता सकते? कोई घटना भी नहीं घटी। एक सोचिए, आपको मान लिया जानकारी है, आपको तो छिटक के जानकारी है, सीधी सी बात। लेकिन एक टीचर तभी किसी घटना का उल्लेख करेगा जब उसका समय आएगा। अब मान लिया अभी 1756 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई ही नहीं, और हम अभी से बता दें, क्या मतलब है? अभी घटना घटी नहीं, भविष्य की बात क्यों बताएं कि अभी देख लो, पढ़ तो रहे हो, लेकिन
44 साल बाद जो है यहाँ एक कॉलेज स्थापित होगा। अभी से ध्यान रखना, 44 साल बाद की घटना। 44 साल अभी इंतजार करो आप लोग, ठीक है, तभी तो आएगा फोर्ट विलियम। तो वही है। तो जो समय, जिस घटना का जो उपयुक्त समय आता है और जहां आता है वहीं घटना का उल्लेख होगा। अब आप सोचे कि अपने आप की जो हमें पता है वो सर इसी टॉपिक में बता दें संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको क्रमबद्धता महत्वपूर्ण है। जो जिस समय की बात है उसी समय जानना चाहिए। तो जून, चलिए, तो ये किले का नाम फोर्ट विलियम एक किला है, अभी कॉलेज की बात नहीं आ रही है, ठीक है। तो जून 1756 में नवाब ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। 5 दिनों तक नवाब की सेना अंग्रेजों के बीच में युद्ध चला। अंत में अंग्रेज पराजित हुए। पराजित होने के बाद फोर्ट विलियम से भागना पड़ा अंग्रेजों को, और भाग करके फुल्टा नामक टापू, समुद्र के बीच में टापू होता है, ठीक है, तो टापू में जाकर के शरण लिया। फोर्ट विलियम पर नवाब का अधिकार हो गया, ठीक है। अब इसी से संबंधित एक घटना है, काल कोठरी की घटना। तो अब कल तक तो इतना सब कुछ पढ़ ही लिए थे, कल वाली बात को फिर से हम लिंकिंग करने का प्रयास किया कि दिमाग को आज से जोड़ दें, जो आज पढ़ाएंगे कल का याद दिला दें, ठीक है। काल कोठरी की घटना भी हेडिंग तो आप डाले ही हैं, तारीख तक पड़ी होगी 20 जून 1756, ठीक। हाँ, तो 15 जून को नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता पे आक्रमण किया था। 5 दिनों तक युद्ध चला। 20 जून को जो है नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। बहुत सारे अंग्रेज भाग करके फुल्टा में शरण लिए थे, लेकिन युद्ध के दौरान बहुत सारे नहीं भाग पाए, पकड़े गए, नवाब के सैनिकों ने पकड़ लिया। अब उन्हीं से जुड़ी हुई घटना है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना के संदर्भ में जो बिंदु आपको जानना है, पहली चीज तो यह है कि इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल ने किया है। सब ठीक है। पहली सूचना आपको कि काल कोठरी की घटना का उल्लेख समकालीन अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। केवल एक अंग्रेज ने इस घटना का उल्लेख किया है, और उस अंग्रेज का नाम क्या है? हालवेल। तो हालवेल ने ही काल कोठरी की घटना का उल्लेख किया। एक तो ये आपको जानना है कि काल कोठरी की घटना का उल्लेख इनमें से कौन करता है? कौन करता है? हालवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, इसी समय था, और उसी ने इसका उल्लेख किया। अब क्या उल्लेख किया वो आपको, अब हालवेल उल्लेख करता है कि 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया, ठीक है, कोठरी में बंद किया, ठीक है। दूसरे दिन यानी 21 जून को, 20 जून की रात्रि में नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, उसी कोठरी में दम घुट गया, ठीक है। कोठरी में क्या हुआ? दम घुट गया, और 146 में 1, 2, 3 मर गए, यानी 123 मर गए। तो बचे कितने? 146 में 123 मर गए तो 23 जीवित बचे। लेकिन उसमें यह लिखना है कि हालवेल सहित
23 जीवित बचे। यानी हालवेल ये लिखता है कि मैं भी बंदी था, ठीक है, और मैं भाग्यशाली था, मैं बच गया। तो हालवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित बचे। तो इसी घटना को काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। काल की कोठरी, ऐसी कोठरी जो अंग्रेजों के लिए काल बन गई हो, ठीक है। तो ये तो घटना है जो घटना का हालवेल ने उल्लेख किया, हालवेल ने यही उल्लेख किया है। ये तो ठीक है। किस तारीख याद रखिए, कब की घटना है, प्रश्न पूछा जाएगा। किसने उल्लेख किया है ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी संख्या वगैरह नहीं पूछी जाती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब यूपीपीसीएस है, वो तथ्यों को खोजते रहते हैं। याद रख सकते हो, रखो। वैसे ऐसे प्रश्न पूछना नहीं चाहिए कि संख्या बताओ, कितने मरे, कितने जीवित बचे, ठीक है। काल कोठरी से जीवित बचे अंग्रेजों में एक प्रमुख अंग्रेज कौन है? हालवेल है, जिसने इसकी चर्चा भी की है। ये तो आपको ध्यान में रखना है, घटना है जिसका चर्चा। अब लेकिन अगर हम घटना का पूरा विवरण देखें, इसका आलोचनात्मक नजरिए से इसका परीक्षण करें, एग्जामिन करें कि घटना, होता ना कि कभी कभी ये घटना की चर्चा आती है, अब ये बात आती कि घटना सही है या नहीं है, ये एक प्रश्न आता है। तो यहाँ हालवेल ने जिस घटना का उल्लेख किया, ऐसा प्रतीत होता है कि ये हालवेल के मन गढ़ंत कहानी है। ऐसा कि हालवेल ने एक मनगढ़ंत कहानी रची, इस तरह का कि जिससे दो बातें आए। एक तो अंग्रेज, भविष्य में अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति एक आक्रोश की भावना रहे कि अच्छा ये लोग अंग्रेजों को मार दिए। और दूसरी चीज ये है कि भविष्य में इसे अपना भविष्य भी देखना था। अगर इस तरह से कि मैं बंदी बनाया गया, मैं रात भर बंदी बना रहा, जीवित बच भी गया, थोड़ी ख्याति बढ़ेगी, प्रमोशन वगैरह का चांस बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी सोचा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों सोचा जा सकता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है? क्योंकि इसी समय का एक इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन थे, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। तो गुलाम हुसैन ने सियार उत मुतखैरी, फारसी भाषा की रचना है, ये पुस्तक है इनकी। अब इस पुस्तक में बाकी घटनाओं का तो वर्णन है कि भाई सिराजुद्दौला के संबंध अंग्रेजों से बिगड़े, मई में कासिम बाजार पर आक्रमण किया, जून में फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, अंग्रेज पराजित हुए, फुलटा सब भाग गए, ठीक है। यहाँ फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों का, नवाब का अधिकार हो गया, ये सब विवरण यहाँ मिलेगा, लेकिन इसकी चर्चा नहीं है।
काल कोठरी की घटना का यानी जस्ट इससे पहले की बातों की चर्चा है, इसके बाद की भी जो घटनाएं घटी हैं उनका भी उल्लेख है। लेकिन काल कोठरी का कहीं, और इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी और एक इतिहासकार आगे पीछे का सबका वर्णन है और इसको छोड़ जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये एक चर्चित घटना है। ऐसे तो मसाला लिखने वाला चाहता है कि कुछ मसालेदार घटना मिले और उसका हम जिक्र करें, और वो ऐसी घटना को छोड़ नहीं सकता है कि ना। तो गुलाम हुसैन, समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपने ग्रंथ सियार उत मुतखैरिन में काल कोठरी की घटना का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, तो ये शक पैदा करता है कि संभवतः हालवेल जो है अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के मन में वैमनस्य भाव, उग्र भाव पैदा करने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना दी। ठीक है, कि ऐसा भारतीयों ने, नवाब ने अंग्रेजों के साथ किया। ठीक है, अमानवीय कार्य किया। ठीक है, तो ये तो, लेकिन फिर भी मनगढ़ंत हो या सही हो, आप घटना कब घटी, किसने उल्लेख किया, क्या उल्लेख किया, ये सब जानना जरूरी है। प्रश्न वहां से बनेंगे, ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानी मान लिया रही हो तो प्रश्न ना बने, तो ऐसा हो नहीं सकता। प्रश्न तो बनेगा, आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और ये 56 की घटना है। 4 साल बाद हम ये भी देखते हैं कि हालवेल जो है एक कंपनी का सामान्य अधिकारी था और 1760 में वो बंगाल का अस्थायी गवर्नर नियुक्त हो गया। जुगाड़ लगा लिया और कुछ समय के लिए बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त नहीं हुआ था, पुराना चला गया था। तो इसी हालवेल को जो है बंगाल का क्या बना दिया गया, अस्थायी गवर्नर। तो ये भी लगता है कि नहीं, अपनी ख्याति बढ़ाने के चक्कर में इसने कुछ इस तरह की कहानी रची होगी और इसे फल भी मिलता हुआ दिखाई पड़ा। 56 में ये घटना का उल्लेख किया और 60 में बंगाल का अस्थायी गवर्नर ये बना। ठीक है, तो यहां भी शक की सुई जाती है। ठीक है, तो आपको ये काल कोठरी की घटना का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बाकी समीक्षा ऐसा हो सकता है कि ये मनगढ़ंत क्यों हो सकती है, तो आप जो है गुलाम हुसैन का विवरण दे सकते हैं कि इन्होंने अपने पुस्तक में इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि इस घटना से पहले और बाद की घटनाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। हाँ, तो इसे भी उल्लेख करना चाहिए, इसका कहीं जिक्र नहीं। अब घटी हो तब तो उल्लेख करें, ऐसा सोचा जा सकता है। चलिए, तो यही काल कोठरी की घटना थी। कल आप कह रहे थे कि बता ही दीजिए, थोड़ा सा हमने हिंट दिया, लेकिन अब इतनी चीजें बताने में यदि बता देते तो कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर कुछ पता नहीं चलता ना कि बाहर का मौसम कैसा है। बाहर तो बारिश होने लगी थी ना, और अगले टीचर आए नहीं थे और हम भी जा नहीं सकते थे बारिश में, तो खालिए तो थे, आराम से पढ़ाते रहते। लेकिन ये अंदर तो पता नहीं है। ये लगा कि भाई अगले टीचर बैठे होंगे, समय ज्यादा लेंगे तो वो जरूर कुछ कहते नहीं, घड़ी देखते हैं, जरूर समय ज्यादा हो गया। हम ठीक है, तो इसलिए हमें भी सही रहता कि समय के दायरे में ही वो समय से आए या ना आए, ये उनका कार्य है। हमें समय से छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसलिए कल नहीं पढ़ा, नहीं तो पता होता कि बारिश होने वाली है तो पढ़ाते रहते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ठीक है, काल कोठरी की घटना समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है कि नवाब जो है यानी सिराजुद्दौला मानिक चंद्र को
फोर्ट विलियम का प्रभारी नियुक्त करके, प्रभारी का मतलब देखभाल करने वाला, ठीक है, स्वयं अपनी राजधानी वापस चला गया। नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, ठीक है। नवाब ने फोर्ट विलियम को जीता। जीतने के बाद मानिक चंद्र नामक एक इनका अधिकारी था, और मानिक चंद्र को जो है फोर्ट विलियम का प्रभारी नियुक्त करके स्वयं अपनी राजधानी वापस चला गया। ठीक है। तो नवाब जो है मानिक चंद को फोर्ट विलियम का अधिकारी नियुक्त कर दिया और स्वयं अपनी राजधानी वापस चला गया। भाई जीत लिया, जीतने के बाद एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी, कुछ सैनिक रख दिए और स्वयं जो है कलकत्ता से वापस कहां चला गया? राजधानी। अब ये अंग्रेजों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती थी। फोर्ट विलियम उनके हाथ से निकल जाना बड़ी चुनौती है। इस समय कंपनी के दो प्रमुख अधिकारी मद्रास में थे। जिस समय फोर्ट विलियम पर नवाब का अधिकार हुआ, उस समय कंपनी के दो अधिकारी क्लाइव और वाटसन बड़े योग्य, दोनों कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के बड़े योग्य अधिकारी थे। क्लाइव का नाम तो सुन ही चुके हैं। कंपनी के क्लर्क के पद से उठ करके एक दिन बंगाल का गवर्नर बना, ठीक है, तो कितना योग्य रहा होगा। वाटसन भी एक योग्य सैनिक अधिकारी था। तो इस समय क्लाइव और वाटसन दोनों कहाँ थे? मद्रास में थे, ठीक है, इधर थे ही नहीं। अगर ये बंगाल में होते तो शायद नवाब अधिकार ना कर पाता। तो सब बड़े कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, कैसे क्या करना है योजना बनाते थे, उस तरह से काम करते थे। तो ये दोनों मद्रास में थे। अब फोर्ट विलियम पर नवाब के अधिकार, फोर्ट विलियम पर नवाब के अधिकार की सूचना जब क्लाइव और वाटसन को मिली, ये मद्रास में है, खबर गई कि कलकत्ता तो निकल गया हाथ से, नवाब ने अधिकार कर लिया है। तो फोर्ट विलियम पर अधिकार करने की सूचना जब क्लाइव और वाटसन को मिली, तो ये दोनों जो है मद्रास से अपने जलबेड़े के साथ कलकत्ता आए, अपने सैनिकों के साथ कलकत्ता आ गए। तो जब क्लाइव और वाटसन मद्रास में थे, जब इन्हें फोर्ट विलियम पर नवाब के अधिकार की सूचना मिली, तो ये दोनों अधिकारी मद्रास से कलकत्ता पहुंचे और फोर्ट विलियम या कलकत्ता के किलेदार मानिक चंद्र को रिश्वत आदि दे करके इसे अपने पक्ष में किया, ठीक है। अभी ये सब बड़े षड्यंत्रकारी मस्तिष्क वाले, खासकर क्लाइव जो है बहुत ही षड्यंत्रकारी मस्तिष्क का व्यक्ति था, ठीक है, शातिर दिमाग था इसका। और इसने तुरंत विचार किया कि भाई ऐसे तो लेना मुश्किल है, किलेदार को ही, जो किले का प्रभारी है, उसे ही अपने पक्ष में कर लिया जाए, वो हमें सौंप देगा। तो मानिक चंद को रिश्वत आदि दे करके इन्होंने फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार कर लिया। अब ये जो उल्टा उल्टा में सब थे सारे अंग्रेज फिर आ गए फोर्ट विलियम में। अंग्रेजों ने पुनः अधिकार, देखिए, तो फोर्ट विलियम पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। अब
फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार किए जाने की सूचना नवाब को भी मिली कि मानिक चंद ने खुद संदेश भेजा कि अंग्रेजों ने हमें पराजित करके छीन लिया। अब ये थोड़ा कहेगा कि मैं रिश्वत लेकर के सौंप दिया। हाँ, हम बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन अब हार गए, क्या करें, चला गया किला। तो जब फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों के अधिकार की सूचना नवाब को मिली तो ये अपनी सेना को लेकर के पुनः कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। ठीक है। अब नवाब फिर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से अपनी सेना लेकर के कलकत्ता की तरफ क्या किया, प्रस्थान किया। अब कलकत्ता के निकट नवाब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इस बार अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव और वाटसन जैसे योग्य अधिकारी कर रहे थे। बस अंतर ये आ गया कि अभी अंग्रेजों का नेतृत्व योग्य व्यक्तियों के हाथ में है। तो कलकत्ता के निकट नवाब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में नवाब पराजित हुआ। ठीक है। इतनी जल्दी देखिए परिणाम बदल गया। बस नेतृत्व बदला, परिणाम बदला। नेतृत्व का इतना महत्व होता है। हाँ जी, कलकत्ता के निकट लिख लो, कहीं मिले तो जरूर ढूंढ लेना। देखो कुछ चीजें होती है जो नहीं मिलती और आपको लगता है कि प्रश्न हम बना लें इस पे, तो संभव नहीं। कलकत्ता के निकट ही मिलता है कि कलकत्ता के पास ही युद्ध हुआ। ठीक है। तो कलकत्ता के निकट युद्ध हुआ। स्थान हम लिखा ही रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं बता रहे हैं, स्वयं बता। अब कलकत्ता के निकट कौन जगह मिल जाए, उर्वा पुरवा कुछ भी, वो नोट कर लीजिएगा। अगर मिल जाए ढूंढिएगा मत, क्योंकि कहीं मिलेगा नहीं। मिलता तो हम बता देते ना आपका। तो ये कलकत्ता के निकट युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब क्या हो गया, पराजित हो गया। और जब नवाब पराजित हुआ, अंततः नवाब को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, और वो संधि है अली नगर की संधि। नौ फरवरी 1757। ये संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। अली नगर की संधि किसके बीच में होती है, कब होती है? ठीक है। अली नगर कलकत्ता का ही एक क्षेत्र है। ठीक है। कलकत्ता के अंतर्गत ही आता है अली नगर। अब जैसे मान लिया प्रश्न का, मान लिया यही घटना नैनी में होती, इलाहाबाद में, और लिखा जाता नैनी की संधि, फाफामऊ की संधि, झूसी की संधि, तो वो इलाहाबाद में तो आएगा। ठीक है। क्योंकि चाहे नैनी हो इलाहाबाद के अंतर्गत, ठीक है, झूसी है इलाहाबाद के अंतर्गत, फाफामऊ है इलाहाबाद के अंतर्गत। ठीक है। अब जहां संधि हुई उस इलाके का नाम अली नगर था। ठीक है। तो अली नगर की संधि हुई। ठीक है। तो 9 फरवरी 1757 को जो है नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अली नगर की संधि। क्यों संधि नवाब ने क्यों किया? क्योंकि नवाब हार गया है। अब हार गया तो समझौता करना पड़ा। संधि की शर्तें अगर देखा जाए तो इस संधि के द्वारा अंग्रेजों के क्षेत्र और विशेषाधिकार पुनर्स्थापित हुए। यानी जो क्षेत्र नवाब ने जीत लिया था अंग्रेजों से, जैसे कासिम बाजार वगैरह,
ये फिर से अब अंग्रेजों को वापस मिलेंगे। विशेषाधिकार, जो अंग्रेजों के विशेषाधिकार हैं, बिना कर दिए बंगाल में व्यापार करने का जैसे अधिकार, 3000 दे दिया बिना टैक्स दिए, वो विशेषाधिकार है। तो इस संधि के द्वारा अंग्रेजों के क्षेत्र और विशेषाधिकार पुनर्स्थापित हुए। अंग्रेजों को दुर्गीकरण का अधिकार दिया गया, ले लिए समझौते के द्वारा। तो अंग्रेजों को दुर्गीकरण का अधिकार दिया गया। ठीक, अब अंग्रेज अपनी बस्तियों का दुर्गीकरण कर सकते हैं, ऐसा नवाब ने समझौते के बाद अनुमति दे दी। पहले इसी का विरोध करता था नवाब, समझौता करके अनुमति दे दिया। और फिर युद्ध का हर्जाना नवाब अंग्रेजों को देगा। यानी युद्ध चूंकि नवाब ने किया है, अंग्रेज तो किए नहीं, वो तो अपनी रक्षा के लिए बचाव किए। तो अब इस संधि के द्वारा युद्ध का हर्जाना कौन देगा? नवाब देगा। किसको देगा? अंग्रेजों को। ये नवाब के लिए अपमानजनक संधि थी। ठीक, और फिर ये कहा कि भाई आप, ये भी तय हो गया कि बंगाल में अंग्रेज शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, बंगाल में कहीं युद्ध नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। समझौता हुआ तो फिर शांति व्यवस्था की भी बात आएगी, तो शांति व्यवस्था भी कायम रखेंगे। तो अलीनगर की संधि, तो नवाब पराजित होता है, पराजित होने के कारण अंग्रेजों के साथ एक समझौता करता है, उसी समझौते को अलीनगर समझौता या अलीनगर की संधि। ये नवाब के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि अपने ही राज्य में, उसी का राज्य है, अपने ही राज्य में नवाब जो है अंग्रेजों के सामने या अंग्रेजों को शर्त हर्जाना देने को बाध्य हो गया। हर्जाना देने के लिए क्या हो गया? बाध्य हो गया। उनके अधिकार मानने के लिए बाध्य हो गया। इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या होगी? आपके राज्य में कोई बाहर से आया हो और बाहरी व्यक्ति आपको जो है अपनी शर्त मानने को बाध्य कर दे, तो ये अपमानजनक है। तो यही है अलीनगर की संधि। अब अलीनगर की संधि के बाद अगर देखा जाए तो चूंकि यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया 1756 में, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे। उसका परिणाम भारत में भी देखने को मिला। यहां दोनों एक दूसरे की बस्तियों पर हमला करने शुरू कर दिए। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हमला किया। ये फ्रांसीसी बस्ती है चंद्रनगर, कहाँ है? बंगाल में है। अभी अलीनगर की संधि में शांति व्यवस्था की बात हो चुकी है कि अंग्रेज बिल्कुल मेरे राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, हमला उमला कहीं ना करेंगे। लेकिन फरवरी में समझौता हुआ, मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। और जब ये घटना घटी तो नवाब ने सीधा अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना कि अंग्रेज अब समझौते का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। एक दूसरे पर आक्रमण करना, मेरे राज्य में युद्ध करना, ये तो समझौते में शांति की बात रखी गई थी, अब युद्ध क्यों कर रहे हैं? तो नवाब ने जो है इस घटना को अलीनगर की संधि का क्या माना? उल्लंघन, कि अंग्रेज अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। शिकायत की। अब क्लाइव जो है नवाब बदलने का निश्चय किया।
कि ये नवाब तो पीछे ही पड़ गया, ठीक है। अभी समझौता हुआ, हार गया, सब कुछ है, देखो फिर से ये शुरू हो गया। अभी हम पर ये आरोप लगा रहा है कि आप अलीनगर के संधि का उल्लंघन ऐसा करते बदलते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि नवाब अगर अनुकूल नहीं रहेगा तो फिर यहां व्यापार करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो अब क्लाइव ने जो है नवाब बदलने का ही फैसला कर लिया, और उसके लिए क्या करता है, क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र ये शुरू हो रहा है। चलिए, क्लाइव का नवाब के विरुद्ध क्या हुआ, षड्यंत्र रचा, कैसे नवाब को उसके पद से हटाया जाए। नवाब का क्लाइव के विरुद्ध षड्यंत्र। अब ये षड्यंत्र क्या रचा गया, ये आपको जानने की जरूरत है। देखिए, क्लाइव को ये ज्ञात हुआ, क्लाइव को ये पता चला कि नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट हैं। ये क्लाइव को जानकारी मिल गई। क्लाइव को ये जानकारी मिली कि नवाब के जो प्रमुख अधिकारी हैं, सेनापति हैं, वित्त मंत्री हैं, अन्य कुछ सैनिक अधिकारी हैं, ये सब नवाब से नाराज चल रहे हैं, असंतुष्ट हैं, ठीक है। जब इसकी जानकारी मिली तो क्लाइव इसी का लाभ उठा करके नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इसका लाभ उठाया और नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच दिया। अब इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हुआ, क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, उसे ये जानकारी मिल गई कि नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे नाराज चल रहे हैं, असंतुष्ट हैं, इसलिए क्लाइव ने इसका लाभ उठा करके नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। अब षड्यंत्र में कौन शामिल हुआ, तो इस षड्यंत्र में नवाब का मुख्य सेनापति मीर जाफर, दीवान, दीवान का मतलब वित्त मंत्री, राजस्व विभाग की जो देखभाल करे, तो दीवान राय दुर्लभ, एक सैनिक अधिकारी, यार लतीफ, और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ शामिल हुए षड्यंत्र में। क्लाइव के साथ षड्यंत्र में शामिल होने वाले लोग, तो नवाब का मुख्य सेनापति मीर जाफर शामिल हुआ क्लाइव के षड्यंत्र में। दीवान, दीवान मतलब वित्त मंत्री राय दुर्लभ शामिल हुआ। एक सैनिक अधिकारी, नवाब का एक सैनिक अधिकारी यार लतीफ, और बंगाल का एक व्यापारी जिसका नाम जगत सेठ था, वो भी शामिल हुआ। तो ये क्लाइव के साथ मिल करके, या क्लाइव इनके साथ मिल करके नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। तो शामिल होने वाले लोग कौन कौन है, मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, जगत सेठ, ठीक है। अब क्लाइव न तो मीर जाफर से क्लाइव का परिचय था, न राय दुर्लभ से, न यार लतीफ से, इनसे तो कोई परिचय ही नहीं था। जगत सेठ से थोड़ा परिचय इसलिए था कि वो भी व्यापारी, ये भी व्यापारी थे। एक बंगाल का व्यापारी था, उसका नाम था अमीचंद।
अमी चंद। ये मीडिएटर बना था, इसी के माध्यम से क्लाइव इन लोगों से मिलवाने का काम, क्योंकि क्लाइव इसे अच्छी तरह से जानता था, अमीचंद क्लाइव, और ये पूरी भूमिका इसी ने कि ऐसा आप कर सकते हो, मिलाने का काम मुझे सौंप दो, सब असंतुष्ट लोग हैं, आपको मिलाते हैं। तो बंगाल का व्यापारी था अमीचंद, अमीचंद के माध्यम से ही क्लाइव इन लोगों से मिला। तो क्लाइव को इन लोगों से मिलाने का काम किसने किया था? अमीचंद। ठीक है, अब आप सोचिए क्लाइव कितना शातिर आदमी है, जिसने मिलाया बाद में उसी का वध करवा दिया कि जो ये अपने राज्य के नवाब का नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा। खैर ये तो दूर की बात है, उसके पीछे और कारण थे। कारण ये था, अब योजना बनेगी, षड्यंत्र रचा जाएगा, षड्यंत्र की योजना बता दे तब कारण बताएं, या पहले से बता दे बाद में। तो योजना क्या बनती है? मिलाने का काम तो अमीचंद ने कर दिया। अब षड्यंत्र में योजना ये बनी कि क्लाइव जो है ये अपनी सेना के साथ प्लासी पहुंचेगा। ये एक स्थान है बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, भागीरथी नदी के किनारे, ये गंगा नदी भागीरथी कहलाती है। तो भागीरथी नदी के किनारे एक जगह है, नाम क्या है? प्लासी। पलाश बहुत पैदा होता है, इसीलिए प्लासी नाम पड़ा। पलाश का पेड़ होता है। अरे पेड़ नहीं होगा तो फूल तो बाद की बात होती है। आपने कहा फूल होता है, अरे बिना पेड़ के फूल होएगा? फूल फल तो तब होते हैं जब कुछ आधार होता है, ऐसे थोड़ा फूल होता है। गुलाब का फूल, अरे पहले गुलाब का पेड़ की बात करो तब फूल की बात करोगे। तो इतना तो पता ही रहता है। जो आपको पेड़ पलाश बताएगा तो उसे क्या जानकारी नहीं होगी कि फूलों होता है। और पलाश का पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यही है। चलिए ठीक है, तो योजना क्या बनती वो बताते हैं। योजना ये बनी, षड्यंत्र में योजना ये बनी कि क्लाइव अपनी सेना के साथ कहां पहुंचेगा? प्लासी, और नवाब से युद्ध करेगा। यही करेगा नवाब से युद्ध, नवाब से युद्ध करेगा। ठीक है, एक तो योजना ये है कि क्लाइव नवाब से युद्ध करेगा, और किस स्थान पे करेगा? प्लासी में करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, युद्ध जब प्रारंभ होगा तो मीर जाफर मुख्य सेनापति हैं, सेना के हेड तो ये हैं, सेना इन्हीं के निर्देशन में कार्य करती है। तो युद्ध में मीर जाफर नवाब को धोखा देगा, सेना के साथ बाहर, हम युद्ध ही नहीं करेंगे। तो यहां मीर जाफर का क्या काम सौंपा गया कि आपको नवाब को धोखा देना है। आप सेनापति हैं, ठीक है, नवाब तो आप ही के भरोसे पर लड़ाई लड़ेगा, लेकिन आपका काम क्या है? नवाब को धोखा देना। मैच शुरू होते ही आपको आउट हो जाना है। फिक्सिंग क्या हो रही है? फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग होता है ना क्रिकेट मैच में, फिक्सिंग, फिक्सिंग हो गई है। ठीक है, तो ये काम किसका है? मीर जाफर। मीर जाफर क्या करेंगे? युद्ध प्रारंभ होते ही नवाब को धोखा देंगे। अब कंपनी कह रहे कि धोखा दोगे, बदले में आपको इनाम मिलेगा।
भाई बदले में क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, हम आपको नवाब बनाएंगे, हम शक्तिशाली हैं, उसको पर आप भाई धोखा दोगे, नवाब हारेगा, बंदी बना लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मार भी देंगे, ठीक है, और नवाब आपको बना देंगे। तो बदले में मीर जाफर को क्या बनाया जाएगा? नवाब। मीर जाफर नवाब को धोखा देंगे और बदले में मीर जाफर को ही नवाब बनाया जाएगा। इनाम के तौर पर इन्हें धोखा देने का इनाम, गद्दारी करने का इनाम मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? नवाब का पद। और साथ में यह भी होगा कि जब आप नवाब बन जाओगे तो आप क्या करोगे? आप ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के 24 परगना जिले की दीवानी प्रदान करेंगे। दीवानी का मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार, उसे क्या बोलते हैं? दीवानी, राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो नवाब मीर जाफर बनेगा तो मीर जाफर जो है वो कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्रदान करेगा, ठीक है। चौबीस परगना जिले की क्या करेगा? दीवानी। यानी कंपनी को लाभ क्या मिलेगा? बंगाल का एक जिला मिल जाएगा, उस जिले का नाम क्या है? 24 परगना। ये जिले का नाम है, ये मत सोचना कि परगना तहसील परगना, ना, ये जिले का आज भी है। पश्चिम बंगाल में 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये सारे जिले का नाम है, ठीक है। परगना से कंफ्यूज मत होइए, 24 परगने मिल गए, अरे भाई परगने नहीं मिले, वो तो जिले का नाम है। तो 24 परगने के जिले की दीवानी मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार किसको मिलेगा? कंपनी को। और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक धन दिया जाए, मतलब मीर जाफर, क्योंकि क्लाइव बनाएगा नवाब, तो मीर जाफर क्लाइव को क्या करेगा? अत्यधिक धन देगा। तो ये समझौता हुआ, ठीक है। तो यही षड्यंत्र है, इसी को क्या बोलेंगे? नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। तो षड्यंत्र में ये लोग शामिल हुए, मुख्य सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लतीफ, व्यापारी जगत से, ठीक है। ये क्लाइव के साथ मिल करके नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। षड्यंत्र में योजना क्या बनती है? योजना भी हमने सुना दिया। योजना ये बनी कि क्लाइव अपनी सेना के साथ प्लासी पहुंचेगा और नवाब के साथ युद्ध करेगा। युद्ध में मीर जाफर नवाब को धोखा देगा, बदले में मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। जब मीर जाफर नवाब बन जाएगा तो कंपनी को वो क्या करेगा? 24 परगना जिले की दीवानी देगा, ठीक। ये शर्तें तय हो गई। उधर अमीचंद मिलाया था, उसे पता चला कि भैया मिलाए हम, मीर जाफर नवाब बन जाएंगे और कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी मिल जाएगी, वो फायदे में, वो फायदे में। अरे हमें क्या मिलेगा? हम तो मिलाए हैं, सारा तो हम ही षड्यंत्र में सूत्रधार हैं। सूत्रधार को किनारे एक लाइन हमरे लिए लिख जाता कि 5 लाख रुपए अमीचंद को भी दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ व्यवस्था हुई नहीं। अमीचंद जो है तुरंत क्लाइव के पास गया, कहा कि ऐसा है 30 लाख रुपया, और जब बंगाल पर आपका अधिकार हो जाए तो आधा खजाना मुझे चाहिए, और अगर इतना नहीं दोगे तो मैं षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दूंगा, और इसके लिए आपको लिखित रूप से देना पड़ेगा। तो अभी दे दो, और नहीं तो नहीं दे सकते तो लिखित रूप से देना पड़ेगा, जिससे कि बाद में आप मुकर ना जाए।
क्लाइव समझे कि एक तो हमने पूरा षड्यंत्र भी रच लिया, अगर ये भंडा फोड़ कर दिया तो नवाब तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अभी उसके राज्य में है, वो भारतीय शक्तियों को सहायता ले करके कुछ भी कर सकता है। क्लाइव कहा, अरे अमीचंद भाई, अरे समझा करो, काहे इतना बोल रहे हो, जो होगा हम समझ लेंगे आपको। बोले नहीं, लिखवा लिया उसने कि, और कहे कि वाटसन ईमानदार आदमी है, उसी के सिग्नेचर होने चाहिए। आप तो समझ गए, आप क्या क्या कर देंगे कुछ पता नहीं, लेकिन वाटसन बहुत ईमानदार आदमी है। आप जो है हमारी शर्तें की, इसके बाद जो जो हमें मिलना है वो लिख दीजिए एक पेपर में, और वाटसन से हस्ताक्षर करा के एक प्रति अपने पास रखिए, एक प्रति हमें दीजिए। क्लाइव होशियार आदमी है, उसने तुरंत 2 प्रारूप तैयार किए, और एक प्रारूप में तो केवल इतना था कि भाई नवाब के साथ जो है अंग्रेज युद्ध करेंगे, युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। उस प्रारूप में कहीं अमीचंद का जिक्र ही नहीं, और सफेद प्रारूप था। एक लाल रंग का प्रारूप तैयार किया गया जिसमें अमीचंद की शर्तों का उल्लेख था कि युद्ध के बाद अमीचंद को कंपनी 30 लाख रुपए देगी, बंगाल से जो खजाना मिलेगा उसका आधा हिस्सा देगा। ऊपर वाले पन्ने पर वाटसन से क्लाइव ने हस्ताक्षर करवा लिए। बोले हाँ ठीक है, नवाब बदलना चाहिए। उसने हस्ताक्षर, और जो लाल में जिसमें अमीचंद की शर्तें लिखी थी, क्लाइव जो है वाटसन का सिग्नेचर देख करके नकली सिग्नेचर बना दिया। बोले ये लो, देख लो, वाटसन दूरे से दिखा दिया, यह हमारी प्रति है, इसमें भी वही हस्ताक्षर तुम्हारे में। हाँ, बोले सही है। एक प्रति दे दिया कि आप युद्ध होने दीजिए, युद्ध के बाद षड्यंत्र सफल हो जाए, आपकी शर्तें हम मान लेंगे। शांत हो गया अमीचंद। अब क्लाइव ने कहा कि षड्यंत्र पूर्ण होने से पहले अमीचंद को निपटाना है, क्योंकि युद्ध के बाद कौन शर्त पूरा करेगा। और मौका पाकर के क्लाइव ने अमीचंद की हत्या करवा दी। ठीक, तो क्लाइव कितना शातिर आदमी है ये आप सोच सकते कि जिसने मिलवाया उसी का वध करवा दिया। ठीक है, अमीचंद को भी नहीं छोड़ा कि भाई इस आदमी को तो छोड़ने नहीं, जैसे ही युद्ध होगा ये मांग करेगा, नहीं मांग करेगा चारों तरफ ढिंढोरा पीटेगा, बदनामी होगी अंग्रेजी कंपनी की। ऐसा करे कि अभी कुछ होने नहीं पाएगा, सब मामला शांत है, इसको मरवा दो। मरने के बाद थोड़ो ये अपना पैसा लेने आएगा, ढिंढोरा पीटने। तो अमीचंद का इसने क्या करा दिया था, वध करा दिया। कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना है कि अंततः क्लाइव ने अमीचंद का वध करवा दिया। ठीक, अमीचंद ने षड्यंत्र के भंडा फोड़ की बात की, इसलिए क्लाइव ने उसका सफेद पर्चा, लाल पर्चा, नकली सिग्नेचर, ये सब की लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको घटनाक्रम हम बताए। तो अमीचंद ने षड्यंत्र के भंडाफोड़ की बात की, इसलिए क्लाइव ने अमीचंद का वध करवा दिया। अब वैसे तो क्लाइव ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर हम अमीचंद का कारनामा देखते तो लगता है कि अच्छा काम किया, क्योंकि जो व्यक्ति राज्य का शत्रु हो सकता है, जिस राज्य में रह रहा है, उसी के प्रति निष्ठावान नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ अगर क्लाइव खराब भी काम करता है तो ऐसे लोगों को निपटा ही देना चाहिए, इन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो वैसे तो क्लाइव और अमीचंद के बीच की जो बात हुई है उस दृष्टि से तो क्लाइव ने गलत किया,
लेकिन ओवरऑल हम अमीचंद के संदर्भ में देखें तो अमीचंद बहुत गलत काम किया था, और इसलिए अगर क्लाइव ने ऐसे व्यक्ति का वध करवा दिया तो ऐसा करना उचित था। ठीक है, ऐसे साधारण बातचीत में लोग कहते फला आदमी ने इनको चूना लगा दिया। अब चूना लगाने वाले को अगर किसी ने चूना लगा दिया तो क्या गलत किया क्या उसने? हाँ, वो तो पहले से चूना लगा रहा है और दूसरे ने चूना लगाने वाले पर भी चूना लग गया। हाँ, तो इस तरह का ये नहीं कि बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन थोड़ा बहुत मेल खाता है। ठीक है, तो चलिए ये घटनाएं हमने बताई। तो इस तरह से आप देखेंगे क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। क्या षड्यंत्र था? षड्यंत्र की हमने जानकारी आपको दी, और उसी षड्यंत्र के बाद फिर हो जाता है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध, तारीख है 23 जून 1757, 23 जून 1757। कुछ तारीखें याद करनी पड़ेगी। अब आधुनिक भारत में कुछ चर्चित तारीखें हैं। अच्छा, प्लासी का युद्ध इसलिए चर्चित है कि इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रख दी। ठीक है, बीजारोपण हुआ, तो इसलिए ये तारीख महत्वपूर्ण है, याद रखना पड़ता है। कौन सी तारीख याद रखनी है? 23 जून। 23 जून को कौन सी घटना घटी है? प्लासी का युद्ध हुआ है। ठीक है, जून के महीने में इतिहास में बड़ी घटनाएं घटी हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये आधुनिक भारत के इतिहास में बड़े चर्चित महीने हैं। ठीक है, उनमें जून भी है, जुलाई भी है, अगस्त तो बहुत ही ज्यादा है, भरा पड़ा है ऐतिहासिक तिथियों से। अगस्त के महीने में बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं घटी, खासकर नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, और अंततः अगस्त में ही देश को आजादी भी मिली। चलिए, तो 23 जून को भी याद रखना है, किसी भी तरह से याद कर सको। अगर 23 जून को किसी का जन्म हुआ है तो उसे तो भूलेगा नहीं, अगर उसके परिवार में किसी का जन्म हुआ है तो भी नहीं भूलेगा, उसके मित्र का जन्म हुआ है तब भी नहीं भूलेगा। ठीक है, अगर उसके भाई की शादी 23 तारीख को थी तब भी नहीं भूलेगा। ठीक है, और परिवार वालों की शादी रही होगी 23 जून को तब भी नहीं भूलेगा। 23 जून को इसी तरह से अब आसपास ढूंढिए आप, कि रुको आज हम रात भर ढूंढेंगे, कोई रिश्तेदार की शादी पैदा हुआ कुछ तो, और प्लासी के युद्ध से 2-4 बार उसको जोड़ेंगे। अरे इनकी शादी तो वही दिन हुई थी जिस दिन क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध किया था। 2-4 बार बोल दो तो समझ लो अमर, फिर ये तारीख भूलने वाली नहीं है। आप अन्य तारीख भूल जाओगे, इसे नहीं भूल पाओगे, और खोजने को खोज लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने आसपास इतनी तारीखें हैं जिनको हम बेमतलब में याद रखते हैं, तो मतलब की चीज को हम बड़े आराम से याद कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो आप सोचिए, कुछ फिल्मी कलाकारों के मुरीद रहते हैं, और वो उनका दिमाग इतना तेज रहता है कि उनका बर्थडे तक याद रखते हैं, कि आज फला का बर्थडे है, आज फला का बर्थडे है। इतिहास की तारीख जिनमें प्रश्न सही करना होता है, प्रश्न मिल जाएगा, वो न याद होगा।
हाँ? लेकिन फला नायिका, फला नायक याद, अब जब उनका याद हो सकता है तो ये तो अपने काम की चीज है, अपने काम की चीज उनका कैसे याद होता है? क्योंकि वो खासम खास याद रहते हैं। अरे उनका ये गाना बहुत अच्छा रहा, उनका ये डायलॉग बहुत अच्छा रहा, वो तो इस तारीख को पैदा हुए। कुछ लोग तो इसके एक्सपर्ट होते हैं, 10 हीरो का जन्मदिन, पिक्चरों याद हो किस सन में कौन पिक्चर बनाए थे। ठीक है, जहां जिसका इंटरेस्ट होता है वहां उसकी मेमोरी तेज होती है। ठीक है, वो याद होगा ही होगा, इंटरेस्ट वाली बात। अगर आपका जिस दिन इतिहास से इंटरेस्ट बन जाएगा उस दिन आपको इतिहास की तारीखें बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, भूलेंगे नहीं। तो 23 जून 1757 अपने आप में एक ऐतिहासिक तिथि है। कितने लोगों को याद है प्लासी का युद्ध किस तारीख को हुआ? अभी तो 100%, क्योंकि सामने लिखा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे याद नहीं है। यार देखो कि न याद हुई तो कब याद हुई, आंख के सामने भी न याद रहे। लेकिन कितने को ये लग रहा है कि एक हफ्ते बाद भी ये तारीख हमें याद रहेगी? कितने को ऐसा महसूस हो रहा है? बहुत लोग। और बाकी लोगों को डाउट है कि हम कल ही भूल जाएंगे। ठीक है, कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा जुगाड़ हम लगाते हैं कि सालों साल नहीं भूलेंगे। तो जुगाड़ है किसी को? देखो वहां से हाथ उठ गया। जुगाड़ से तारीख याद रखना कुछ लोग रखेंगे। चलिए, तो चलिए हम प्लासी के युद्ध के बारे में बताते हैं। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर यह स्थल स्थित है। तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा जिला है? नदिया। अब देखो, नदिया शब्द आते ही कुछ दिमाग में हलचल आई होगी। कौन सा शब्द जुड़ा होगा? नदिया के पार। कितने लोगों के मन में ये विचार आया था? देखिए हाथ उठे। अरे उधर भी उठे। अरे देखिए, नदिया जिले का नाम है, लेकिन हमें पता है कि दिमाग में ये बात आई। ठीक है, आना चाहिए। तो नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर यह प्लासी नामक स्थान स्थित है। यहीं पर यह युद्ध हुआ। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। ठीक है, किसके बीच में लड़ा गया याद रखना है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। अब प्लासी का युद्ध आते ही सिराजुद्दौला का नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध से अलग हो गया। लगभग 50,000 सैनिक के साथ मीर जाफर बंगाल की जो सेना थी उसके साथ उपस्थित हुआ था। क्लाइव के पास तो मुश्किल से 3,000 सैनिक थे।
हाँ, और मीर जाफर के नेतृत्व वाली खुद ही 50,000 थे, बाकी कुछ जमींदार वगैरह भी सिराजुद्दौला की सहायता के लिए अपने सैनिक के साथ इस युद्ध में आए हुए थे। ठीक है, लेकिन युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर युद्ध भूमि से क्या हो गए, अलग। तो अकेले अलग नहीं हुए, पूरी 50,000 सेना के साथ अलग। अब नवाब ने बड़ा प्रार्थना भी किया कि अरे ऐसा आप नहीं कर सकते हो भाई मीर जाफर, अरे भाई आप बिल्कुल ऐसा धोखा मत दो। लेकिन अब मीर जाफर नवाब पद की जो लालसा थी उसके आगे कोई रिक्वेस्ट मानने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला से युद्ध किया। अब इस युद्ध में नवाब का साथ मोहनलाल एवं मीर मर्दान जैसे कुछ जमींदारों ने, जिनके पास कुछ सैनिक थे, किसी के पास 500 सैनिक, किसी के पास 1000 सैनिक थे, ये लोग साथ दिए। तो सिराजुद्दौला जो है मोहनलाल और मीर मर्दान जैसे जमींदारों के सहयोग से क्लाइव के साथ तो युद्ध किया नवाब। ये नहीं कि सेना मीर जाफर अलग हो गया तो युद्ध ना किया हो, इन लोगों के सहयोग से युद्ध किया। इस युद्ध में मीर मर्दान मारा गया, मोहनलाल घायल हुए। ठीक है, ये सारी स्थिति आ गई। सिराजुद्दौला जब देखा कि अब विजय प्राप्त करना कठिन है, हार चुका था, तो सिराजुद्दौला प्लासी से अपनी राजधानी की तरफ भागा, मुर्शिदाबाद पहुंचा। तो अंततः सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित हुआ, प्लासी से राजधानी के लिए भागा, मुर्शिदाबाद के लिए भागा। इसका पीछा किया गया। हाँ, मीर मर्दान मारा गया, मोहनलाल घायल हुए। अब सिराजुद्दौला प्लासी से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, लेकिन यहीं पर मुर्शिदाबाद में इसे पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। और मीर जाफर के पुत्र मीरन के कहने पर सिराजुद्दौला का वध कर दिया गया। तो मीर जाफर का एक पुत्र था मीरन, इसके नेतृत्व में पीछा किया गया था। तो मीरन के कहने पर ही सिराजुद्दौला का वध कर दिया गया। तो मुर्शिदाबाद में नवाब पकड़ा गया और अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के कहने पर नवाब का वध कर दिया गया। और इस तरह प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। प्लासी किसने जीता? अंग्रेजों ने जीता। लेकिन ये युद्ध तो था ही नहीं। जब मीर जाफर धोखा दे दिया, पहले से ही सारी योजना थी, कुछ ही सैनिक थे जो लड़े, तो प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं, एक धोखा था। ठीक है जी। हाँ, जाफर को नेतृत्व करने के लिए कहा कि तुम करो, जाफर वैसे में स्थिति खड़ा रहे तो सिराजुद्दौला भागे, ऐसा। हाँ देखो, लेकिन युद्ध तब तक काफी कुछ हो चुका था, ये सब लड़े थे। ठीक है, हमने पहले ही बताया कि सिराजुद्दौला लगातार मीर जाफर से प्रार्थना करता रहा कि भी आप हमें धोखा मत दीजिए, आप युद्ध कीजिए। ठीक है, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ।
तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों की किताब है, उस तरह से सही लिखा उन्होंने, जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो यही बात है कि बेग सिराजुद्दौला लगातार उससे आग्रह करता रहा कि आप युद्ध में भाग लीजिए, सामना कीजिए, लेकिन उसने युद्ध नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से प्लासी का युद्ध जो है, अंग्रेजों को विजय अवश्य मिली, लेकिन ये मैंने बताया कि युद्ध नहीं, युद्ध कम है, विश्वासघात अधिक है, धोखा अधिक है। ठीक है, वो दिखाई पड़ रहा है। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ? ठीक है, युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर 1757 में सिराजुद्दौला का वध हो गया। अब मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया गया। 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा। चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद जहां एक तरफ कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, वहीं ब्रिटिश कंपनी ने जो है क्लाइव को बंगाल का अंग्रेजी गवर्नर नियुक्त किया। है जी, देखो स्थाई, अरे वो हालवेल के संदर्भ में हम बताए का दिए, अब हर जगह स्थाई अस्थाई मत जोड़ें। हालवेल के लिए कुछ समय के क्लाइव गया था, दूसरे की नियुक्ति नहीं हुई, तब तक तुम ही देखो भाई वो अस्थाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, तो दोनों को लाभ, इधर बंगाल की सत्ता में परिवर्तन हुआ, सिराजुद्दौला का स्थान मीर जाफर, षड्यंत्र में जो योजना बनी थी उसको पूरा किया गया, तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, तो क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ, अंग्रेजी गवर्नर। ठीक है, ये स्थिति। अब मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी दे दी, ये पहले से ही तय था। क्लाइव को अत्यधिक धन प्रदान किया और अन्य व्यापारिक अधिकार लाभ दिए कि भाई बंगाल अब हम नवाब हैं, जो चाहो जैसे करो, आपको सारी सुविधा मिलेगी। तो मीर जाफर ने 24 परगना जिले की दीवानी किसे प्रदान कर दिया? कंपनी को। और इस तरह से भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी, यहीं से नींव पड़ी। तो प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव डाल दी, जब अंग्रेजों को एक जिला मिला। ठीक है, शुरुआत तो एक जिले से हो रही है ना, 24 परगना जिले की दीवानी मिलने का मतलब है कि अब अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ गई है। इसका मतलब है प्लासी का युद्ध बड़ा प्रभावशाली और स्थायी परिणामों वाला था। मतलब एक बार जो ये युद्ध हुआ तो 190 साल तक अंग्रेज जमी गए भारत में। 1757 से 1947 तक 190 साल, कितना स्थायी परिणाम था। कोई युद्ध इतना स्थायी परिणाम नहीं देता जितना प्लासी ने दिया। प्रभावशाली और स्थायी परिणामों वाला युद्ध था। ठीक है,
तो यहीं से अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ गई। अब अंग्रेजी कंपनी को लगभग सारे अधिकार बंगाल में प्राप्त हो गए, क्योंकि मीर जाफर एक कठपुतली नवाब के रूप में काम किया। कठपुतली नवाब यानी जिसकी डोर जो है अंग्रेजों के हाथ में, खासकर क्लाइव के हाथ में थी। क्लाइव जो कहता था नवाब वही करता था। ठीक है, तो मीर जाफर कैसा नवाब बना? कठपुतली नवाब। मीर जाफर को तो क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। गीदड़ शब्द का प्रयोग सियार के लिए किया जाता है। हाँ, गीदड़। नाम सुने हैं सियार का? हाँ जी, कहावत में एक है गीदड़ भभकी। हाँ, तो बंगाल के किस नवाब को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था? मीर जाफर को। ये क्लाइव का सियार है, क्लाइव का गीदड़ है। अब समकालीन इतिहासकार ने उस व्यक्ति का नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन मीर जाफर के ही दरबार का एक आदमी था। दरबार में भी अद्भुत अद्भुत लोग रहते थे, और वही मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा है। वो क्लाइव का गीदड़ आ रहा है। हाँ, तो ये उपाधि मीर जाफर को उसके किसी दरबारी ने ही दिया था। मैंने कहा कि उसके नाम का हो सकता है कि छिपाया गया हो, जो भी कारण रहा हो। तो मीर जाफर का कोई दरबारी ही था जो मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा करता था। ठीक है, सियार की आदत है, आपके सामने अगर खड़ा है सियार, तो ऐसा हाव भाव दिखाएगा वो कि आप जो है भयभीत होके भाग जाए। बिल्कुल आंख बड़ी बड़ी, हाँ वो करेगा, आगे के पांव बिल्कुल ऐसे ऐसे पटकेगा, लगेगा कि इतना डरवा दे सामने वाले को, डर जाए। लेकिन अगर आपने एक बार डांट दिया, मुंह से ही आवाज निकाल दिया भक्त ने यहां से, तो वो दुम दबा करके इतना दूर तक पीछे नहीं देखेगा जब तक उसे लगेगा कि मैं सुरक्षित स्थान पे पहुंच नहीं गया, तब तक वो पीछे तक नहीं देखता। इतना डरपोक होता है सियार, इतना डरपोक होता है कि अगर उसको आप तेज से डांट दीजिए तो दुम दबा के भागेगा, और तब तक पीछे नहीं देखता जब तक वो उसे लग न जाए कि मैं सुरक्षित स्थान तक गया। 1-2 किलोमीटर पहुंच करके तब जाके पीछे मुड़ के देखता है। हाँ? तो इसी संदर्भ में कुछ लोग लड़ाई झगड़ा होता तो कहते गीदड़ भभकी मत दो, तुम्हारी औकात हमें पता है। हाँ? ऐसा कहावत चलती है। तो चलिए, तो मीर जाफर को ही क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। चलिए, अब 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। (1760) में क्लाइव जो है इंग्लैंड, अच्छा आज टिफिन अभी नहीं शुरू हुआ ना, आज रुका है ना कार्यक्रम टिफिन का, समय नहीं मिला ना अभी लंच का, अभी देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पता चला हम जो है टीचर आके बैठे और आपका खानवा चला जाए। भूखे भजन ना होए गोपाला, है कि ना? यहाँ भूखे रह करके पढ़ाई कहाँ से होगी? ठीक है, समय देंगे, आप चिंता मत कीजिए।
1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया, वापस बुला लिया गया और इसके स्थान पर हालवेल को बंगाल का अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो क्लाइव को इंग्लैंड चला जाता है, क्लाइव के स्थान पर हालवेल को जो है बंगाल का अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया कि जब तक कोई और ना नियुक्त हो जाए तब तक आप ही गवर्नर का चार्ज देखिए। तो हालवेल को अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया। अब हालवेल ने मीर जाफर पर डचों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जब तक क्लाइव था तब तक तो मीर जाफर को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्लाइव गया अब मीर जाफर की समस्या बढ़ने लगी। ठीक है, और क्यों ना बढ़े, जानते हैं क्लाइव मीर जाफर से बहुत पैसा लेके गया है। अब ये सारे अधिकारी हैं, वो तो कमाए के चला गया, अब हम लोग का न कमाएंगे क्या? क्लाइव ने नवाब बदलो धन कमाओ की नीति स्थापित कर दिया। अब उसे आने वाले गवर्नर भी तो फॉलो करेंगे कि वो तो नवाब बदल करके कंपनी को भी लाभ पहुंचाया, खुद माला माल हो करके इंग्लैंड गया। अब हमहू जो है नवाब बदलेंगे, कंपनियों का फायदा करवाएंगे और अपनों जेब भरेंगे। ये परंपरा दोहराई जाएगी और उसकी शुरुआत किसने कर दी? हालवेल ने। तो हालवेल, क्लाइव जब चला गया तो हालवेल ने मीर जाफर पर आरोप लगाता है क्या कि आप डचों को संरक्षण दे रहे हैं। अंग्रेजों के शत्रु हैं डच लोग, हॉलैंड के रहने वाले डच हैं। 1759 में अंग्रेज डचों का युद्ध हुआ था, ठीक है, अंग्रेज विजयी हुए थे, डच हारे थे। अब इसने ये किया कि आप डचों को क्या दे रहे हैं? संरक्षण। ठीक, तो यहां से थोड़ा सा मीर जाफर और कंपनी के बीच में असंतोष व्याप्त होने लगा। अब 1760 में ही में बेनस्टार्ट स्थायी बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। तो हालवेल तो अस्थायी थे। 1760 में ही बेनस्टार्ट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना और इसने नवाब बदलने का निश्चय किया। हालवेल ने पृष्ठभूमि निर्मित किया और ये आकर के नवाब बदलने का क्या किया? निश्चय किया। तो इसने नवाब बदलने का निश्चय किया। अब यही लोग सब धन कमाना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए नवाब बदलना जरूरी। अभी एक जिला मिला है कंपनी का, और भी प्रभाव बढ़ाना है। तो 1760 में बेनस्टार्ट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। बेनस्टार्ट ठीक है, इसने नवाब बदलने का निश्चय किया और इस काम के लिए बेनस्टार्ट ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता किया नवाब बदलने के लिए। तो मीर जाफर इस कार्य के लिए, नवाब बदलने के लिए बेनस्टार्ट ने क्या किया कि मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, इसके साथ समझौता किया कि ऐसा हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। बोले नवाब बनाओगे? बोले हाँ। बोले बना दो। बोले ऐसे थोड़ो, कुछ हमें मिले। बोले बात कर लो, हो ही गई बात, ठीक है। तो इसके लिए बेनस्टार्ट ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता किया। अब
अब समझौता क्या हुआ वो आप देख लो। समझौते के अनुसार अंग्रेज मीर कासिम को नवाब बनाएंगे, ठीक है, पहली बात। और मीर कासिम कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव 3 जिलों की दीवानी प्रदान करेगा। तो अंग्रेज जो है मीर कासिम को, यानी कंपनी मीर कासिम को नवाब बनाएगी, एक बात। अब मीर कासिम कंपनी को बर्दवान एक जिले का नाम, दूसरा मिदनापुर जिला, तीसरा चटगांव जिला। तो मीर कासिम जो है बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिले की दीवानी कंपनी को देगा, ठीक है। बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव 3 जिला है। प्लासी के युद्ध से एक ही जिला मिला था, 24 परगना, अब 3 जिला और मांग रहे हैं। तो मीर कासिम कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिले की दीवानी प्रदान करेगा तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी की आधे की भागीदारी होगी। सिलहट चूना का केंद्र बिंदु था, चूना व्यापार होता था, नवाब को मिलता था इसका लाभ। कंपनी ने कहा इसमें भी आधा हमें चाहिए, तो सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी की आधे की भागीदारी होगी। और गवर्नर सहित अन्य अधिकारियों को मीर कासिम उपयुक्त धन देगा। देख, धन की बात तो ये तो कंपनी को मिलेगा, हमें क्या मिलेगा उसकी भी बात उन्होंने कर ली। भाई क्लायू कमा के ले गया, ये लोग खाली जाएंगे क्या, ये भर के जाएंगे। तो सिलहट के चूना व्यापार में आधे की भागीदारी, कंपनी की आधे की भागीदारी होगी और गवर्नर सहित अधिकारियों को नवाब धन देगा। अब ये बात बेनस्टार्ट ने किससे कर लिया तय? मीर कासिम से, ठीक। बस 2-3 मिनट और लगेगा खत्म होने में, समय मिल जाएगा करीब आपको 20 मिनट, ठीक है, इतना काफी है 20 मिनट। अब मीर कासिम से बेनस्टार्ट मीर कासिम से समझौता करने के बाद, ये समझौता मीर कासिम से कर लिया। अब बेनस्टार्ट जो है ये मीर जाफर से मिला। समझौता करने के बाद, मीर कासिम से समझौता करने के बाद बेनस्टार्ट मीर जाफर से मिला, ठीक है। और ये कहा कि वो मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त करे। नायब का मतलब डिप्टी सूबेदार, उप नवाब। सूबेदार का मतलब नवाब और नायब का मतलब होता है जैसे वो नवाब होंगे और मीर कासिम उप नवाब बनेंगे, डिप्टी नवाब बनेंगे, ठीक है। देखो फिर से सुन लीजिए। बेनस्टार्ट मीर कासिम से समझौता करने के बाद, ठीक है, मीर जाफर से मिला। अब मीर जाफर के सामने बेनस्टार्ट ने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? सुन लीजिए। पहला प्रस्ताव कि आप मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर देंगे। ये नहीं कहा कि आप नवाब का पद दे दीजिए ना। इसने क्या प्रस्ताव रखा कि आप मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर दें और प्रशासन के सारे अधिकार मीर कासिम को सौंप दे। रहे नवाब आप ही रहिए, ठीक है,
लेकिन नवाब के सारे अधिकार का उपयोग नायब सूबेदार करेगा। ठीक है। तो बेनस्टार्क ने मीर जाफर के सामने क्या प्रस्ताव रखा कि आप मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर दीजिए और प्रशासन के सारे अधिकार मीर कासिम को सौंप दें। ठीक, ये प्रस्ताव रखा। और इस प्रस्ताव का सीधा सीधा अर्थ यह है कि नवाब आप बने रहिए, लेकिन आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। नवाब के अधिकारों का उपभोग नायब सूबेदार करेगा। नायब सूबेदार के रूप में सारे प्रशासन के अधिकार उसके हाथ में होंगे। मीर जाफर ने पद से त्याग पत्र दे दिया। बोले ऐसी नवाबी किस काम की जिसमें कुछ अधिकार ही ना हो। बेनस्टार्क ने नहीं कहा कि आप नवाब पद छोड़िए, स्वतः इसने नवाब पद छोड़ दिया। ठीक है, मीर जाफर ने नवाब पद से त्याग पत्र दे दिया और इस तरह बेनस्टार्क ने मीर कासिम को नवाब नियुक्त कर दिया। मीर जाफर को कितने आसानी से पद से हटा दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। हाँ? ऐसा वो जानता था कि नहीं करेंगे तो ये लोग सिराजुद्दौला जैसा हाल मेरा भी करेंगे। तो ये मीर जाफर अब 1760 में मीर कासिम नवाब बन जाएगा। तो हेडिंग डाल दे, मीर कासिम 1760 से 63। और अब आपको लंच का समय हो गया है और इसलिए क्लास रोक रहे हैं। आगे कल जो है मीर कासिम, बक्सर का युद्ध और आगे की जो भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाओं की चर्चा कल के लेक्चर में होगी। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास ये।